आज हम पढ़ते हैं और समझते हैं प्रियम्बल को कि आखिर प्रियम्बल का मतलब क्या होता है। और ये जो लगभग हर टेक्स्ट बुक के शुरुआत में प्रियम्बल देखने को मिल जाता है। तो ये प्रियम्बल का मीनिंग क्या होता है और सारे इसके वर्ड्स के मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। मैं 2 पार्ट में वीडियो अपलोड करूँगा, तो ये पहला पार्ट है वीडियो का। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि प्रियम्बल होता क्या है। तो एक जूरिस्ट थे, उन्होंने बोला था, जिनका नाम है एन ए पालकीवाला। उन्होंने कहा था जो प्रियम्बल होता है ना, प्रियम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं उनका नाम बता देता हूँ। देखो, मैंने काफ़ी कुछ लिख के भी रखा है, ये रहा देखो। एन ए पालकीवाला ने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो क्या है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल क्या है, संविधान का एक आइडेंटिटी कार्ड। इस बात से हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो, जैसे कि स्कूल के कुछ बच्चे होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी कार्ड पहन के घूमते हैं। तो उस कार्ड को आप देख के बता सकते हो कि बच्चे का नाम क्या है, कौन से क्लास में है, इसके पेरेंट्स का नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है। तो बेसिकली इस बच्चे के बारे में तुम्हें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है आइडेंटिटी कार्ड देख के। वैसे ही जब हम प्रियम्बल को देखते हैं तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के क्या सपना था, वो सब हमें प्रियम्बल को देख के पढ़ के समझ आ जाता है। ठीक है, तो प्रियम्बल को एन ए पालकीवाला ने क्या कहा था, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि तुम प्रियम्बल को देख के ये बता सकते हो कि संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरी ये कमेटी असेंबली बैठी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही है, उनके मन में क्या है, संविधान में क्या क्या रहेगा, वो कहाँ में हम देख सकते हैं, प्रियम्बल में। ठीक है, प्रियम्बल को अगर मैं थोड़ा सा और डिफाइन करूं कि प्रियम्बल होता क्या है, तो देखो, द प्रीफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड प्रियम्बल। प्रीफेस का मतलब क्या होता है, प्रीफेस का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है, प्रियम्बल। ठीक है, द प्रीफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रियम्बल। और प्रीफेस का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब प्रियम्बल वर्ड समझ में आया क्या है। प्रियम्बल क्या है, इंट्रोडक्शन है। किसके लिए इंट्रोडक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो मतलब अगर हम प्रियम्बल समझ जाएंगे तो हम काफ़ी हद तक समझ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। अब देखो, आगे चलते हैं। तो पहले हमें ये समझना ज़रूरी था कि प्रियम्बल क्या होता है। अब देखो, जब हम ये प्रियम्बल पढ़ेंगे ना, तो हमें 4 चीज़ का इसमें आइडिया लगेगा। एक है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी सबको हम पढ़ेंगे, पहले समझो कि जब प्रियम्बल को हम पढ़ते हैं हमें 4 चीज़ मालूम पड़ती है। पहला क्या है, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। तीसरा है ऑब्जेक्टिविटीज़। और चौथा है डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन। तो जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं हमें क्या मालूम पड़ेगा, सोर्स, नेचर, ऑब्जेक्टिविटीज़ और डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन। अब एक एक करके समझते हैं कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है। देखो, संविधान लिखी गई है, ठीक है, किसने ये पावर दिया कि एक संविधान लिखा जाए और किसके लिए ये संविधान लिखा जा रहा है। देखो, 2 बातें। एक बात है किसने ये पावर दिया कि भाई एक संविधान लिखो हमारे देश के लिए, और ये संविधान किसके लिए लिख रहे हैं। तो उसका आंसर है फर्स्ट लाइन में, वो है ये देखो, ये रहा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जब कभी प्रियम्बल का फर्स्ट लाइन पढ़ते हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब होता है कि संविधान लिखने का जो पावर है वो कहाँ से आया, किसने दिया है पावर कि भाई संविधान लिखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोगों ने ये पावर दिया कि हाँ भाई क्या लिखो, एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखो। अब इसी बात को और समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला बात क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। द फ्रेज वी द पीपल ऑफ इंडिया एम्फेसाइजेस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय, कॉन्स्टिट्यूशन कौन बना रहा है, एंड फॉर द इंडियन पीपल। देखो क्या बता रहा है कि संविधान किसके द्वारा बनाया गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और किसके लिए बनाया गया है, इंडियन पीपल के लिए। तो संविधान हमारे ही द्वारा बनाया गया और हमारे लिए ही बनाया गया है।
हमने ये किसी और से, आउटसाइड पावर से लिया नहीं है, ठीक है। ऑल द पावर एमिनेट्स फ्रॉम द पीपल, तो जितने भी संविधान में जितना भी पावर है वो सारा पावर कहाँ से आता है, लोगों से ही आता है, ठीक है। तो पहला लाइन क्या बता रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि हम भारत के लोग, हम ये तुम्हें ताकत दे रहे हैं कि क्या बनाओ, एक संविधान बनाओ, और किसके लिए बनाओ, हमारे लिए ही बनाओ। तो इस देश में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है, हम सब, वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखो इसको एक और तरीके से समझ जाओ। मान लो यहाँ पे किसी राजा का नाम लिखा होता कि मैं इस देश का राजा, मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं देश को ऐसे बनाऊँगा, तो इस देश में सबसे इम्पोर्टेंट कौन हो जाता है, उस देश का राजा। लेकिन क्या यहाँ पे किसी राजा का या किसी महान आदमी का नाम लिखा हुआ है, नहीं। क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। तो किसको इंपॉर्टेंस दिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ना कि किसी एक पर्टिकुलर राजा को या किसी इंसान को। आगे पढ़ते हैं। हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। फिर आगे हम पढ़ेंगे, पहले ये समझते हैं। तो क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड, ठीक है। तो हम भारत के लोग, ये सोलेमनली का मतलब होता है सीरियसली, है ना, सीरियसली हमें रिजॉल्व लेते हैं, रिजॉल्व का मतलब है कमिटमेंट। तो हम भारत के लोग ये बड़े ही सीरियसली एक कमिटमेंट लेते हैं कि हम भारत को सोवरेन बनाएंगे, है ना, सोशलिस्ट बनाएंगे, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो देखो मैंने बोला था ना, हमें प्रियम्बल से 4 चीज़ मालूम पड़ेगा। तो पहली चीज़ हमें मालूम पड़ गई, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से ताकत आया संविधान बनाने का, किसने ताकत दिया कि संविधान बनाओ, वो आया वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हमसे आया। अब हम पढ़ेंगे नेचर, कि हमारा देश होगा कैसे अब, ठीक है। तो वो नेचर में 4 चीज़ होती है, हमारा देश होगा कैसे, तो ये रहा देखो, ये हमारे देश का नेचर, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमारे देश का नेचर है। अब हम समझेंगे सोवरेन क्या है, सोशलिस्ट क्या है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। पहले देखते हैं कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली मतलब सीरियसली, रिजॉल्व मतलब कमिटमेंट। तो हम भारत के लोग ये बहुत ही सीरियसली कमिटमेंट लेते हैं कि हम भारत को सोवरेन बना रहे हैं, सोवरेन बनाएंगे। हमारा नेचर क्या रहेगा, सोवरेन। देखो सोवरेन का मतलब समझो, इंडिया किसके अंडर, किसके रूल के अंडर थी, ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर। अब जब इंडिया ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर थी ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो हमारा एक ख्वाब था, हमारा एक सपना था कि भाई ये हमारा देश है, हम अपने हिसाब से रहेंगे, हम किसी के कहने के हिसाब से नहीं चलेंगे। तो जब कोई एक देश अपने देश के अंदर या देश के बाहर कोई भी काम करे और उसे किसी और की बात मानने की ज़रूरत नहीं है, उस देश को हम कहते हैं सोवरेन देश। तो सोवरेन मतलब क्या होता है कि भारत, हम देश के अपने अंदर चाहे जो काम करें या देश के बाहर कोई काम करे, क्या हमें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत होती है क्या, नहीं। तो इसी को क्या कहते हैं, सोवरेन, कि तुम फ्री हो अपने देश के लिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो इंडिया क्या है, एक सोवरेन कंट्री। सोवरेन कंट्री मतलब इंडिया अपने हिसाब से जो चाहे कर सकता है, किसी और के दबाव में आने की उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने इसको लिख के भी रखा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, सोवरेन स्टेट। यहाँ देखो लिखा हुआ है, इंडिया वॉज रूल्ड बाय ब्रिटिश फॉर लॉन्ग पीरियड। तो इंडिया किससे रूल के अंदर था, ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर। द ब्रिटिश रूल्ड एंडेड ऑन 15 अगस्त 1947। तो ब्रिटिश का जो राज था वो कब खत्म हुआ, 15 अगस्त 1947 को। आर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट, और हम क्या हो गए, आज़ाद। और जैसे हम आज़ाद हुए हम क्या बन गए, इंडिया बिकेम सोवरेन। कैसे सोवरेन, वी आर नाउ फ्री टू टेक डिसीजंस एज वी थिंक फिट। तो हम अब फ्री हैं, अपने हिसाब से जैसा हमें ठीक लगे वैसा हम डिसीजन ले सकते हैं अपने कंट्री में, इन आवर ओन कंट्री, ठीक है। फिर वो लिखा है, द वर्ड सोवरेन मीन्स अ स्टेट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल। तो भाई सोवरेन मतलब हम किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, हम अब क्या हैं, हम फ्री हैं, ठीक है। तो सोवरेन का मतलब क्या होता है कि हम अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं सोवरेन। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट देखो, सोशलिस्ट में क्या होता है ना, एक पहले मैं इंडियन टर्म में नहीं, नॉर्मल सोशलिस्ट बताता हूँ, फिर इंडियन टर्म समझेंगे।
कि यहाँ पे सोशलिस्ट क्यों लिखा हुआ है। सोशलिस्ट का मतलब होता है ऐसा देश जहाँ पे सब कुछ जो है ना वो ओन करेगी गवर्नमेंट। कौन ओन कर दिए? गवर्नमेंट। सब कुछ मतलब मान लो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब कौन ओन करेगा? गवर्नमेंट। अब देखो बट वो हो जाता है फिर ये टर्म्स कि लैंड क्या है, लेबर क्या है, कैपिटल क्या है। मैं चाहता नहीं कि मैं उतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को यहाँ पे यूज़ करूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर ये स्कूल के बच्चे भी देखें तो वो समझे इन चीज़ों को। इसीलिए मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ कि मान लो इसको समझने के लिए कि जितने भी हॉस्पिटल होंगे या फिर जितने भी स्कूल होंगे, कॉलेजेस होंगे, वो सबको कौन ओन करेगा? गवर्नमेंट खुद ओन करेगी। तो ऐसा देश जहाँ पे लगभग हर एक चीज़ सरकार खुद ओन करती है उसे हम क्या कहते हैं? सोशलिस्ट कंट्री। उसे हम क्या कहते हैं? सोशलिस्ट कंट्री। लेकिन देखो हमने भी ये शब्द लिखा है सोशलिस्ट। क्या हमारे देश में सब कुछ सिर्फ सरकार ओन कर रही है? क्या सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है? क्या सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल है? सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज है? नहीं, हम तो देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट भी स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट प्राइवेट भी है ना? प्राइवेट स्कूल भी है, प्राइवेट कॉलेज भी है, तो दोनों हैं। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने भी सोशलिस्ट अपनाया, लेकिन एक अलग तरीके का सोशलिस्ट जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया ने क्या अपनाया? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट भी होगा और प्राइवेट लोग भी रहेंगे, हमारे से लोग भी रहेंगे। तो इंडिया का सोशलिस्ट का मतलब क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब सरकार के भी चीज़ें रहेंगे और प्राइवेट हमारे से लोगों का भी रहेगा। तो इंडियन सोशलिस्ट समझ में आया कि सरकारी चीज़ें भी रहेंगी और प्राइवेट चीज़ें भी रहेंगी। सोवरेन का मतलब हम पढ़ चुके हैं। सोवरेन मतलब क्या था? कि हम किसी के दबाव में नहीं है, हम डिसीजन लेने के लिए फ्री हैं। और सोशलिस्ट मतलब, इंडियन सोशलिस्ट मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब सरकारी चीज़ें भी होंगी और प्राइवेट चीज़ें भी होंगी। थर्ड चीज़ है सेक्युलर। देखो सेक्युलर का भी अलग अलग डेफिनेशन है पर हम इंडियन टर्म में समझते हैं। सेक्युलर का मतलब ये होता है कि हमारा जो स्टेट है, स्टेट मतलब हमारा जो गवर्नमेंट है, उसका अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, पाकिस्तान का ना उनके खुद के देश का अपना एक रिलीजन है। वो लोग कहते हैं कि उनका रिलीजन है, वो इस्लामिक कंट्री है। पर क्या इंडिया का ही बोलता है कि वो इस्लामिक कंट्री है या वो हिंदू नेशन है? ऐसा नहीं। सरकार का कोई भी धर्म होता नहीं है, सरकार का कोई भी रिलीजन होता नहीं है और सरकार सारे रिलीजन को इक्वल ट्रीट करती है। सेक्युलर मतलब क्या है कि सरकार का अपना कोई रिलीजन नहीं है और वो सारे रिलीजन को कैसे ट्रीट करती है? इक्वल ट्रीट करती है। देखो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है तो और ठीक से समझते हैं सेक्युलर क्या होता है। देखो सेक्युलर स्टेट, इन अ सेक्युलर स्टेट ऑल रिलीजन्स आर कंसिडर्ड इक्वल। तो भाई एक सेक्युलर देश में सारे धर्मों को कैसा ट्रीट करते हैं? इक्वल ट्रीट करते हैं। नो वन रिलीजन इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट रिलीजन। तो कोई भी एक रिलीजन, इंडियन रिलीजन, ऐसा नहीं होगा कि भाई इंडिया मतलब यही रिलीजन। कोई भी एक रिलीजन स्टेट रिलीजन, स्टेट मतलब यहाँ पे स्टेट का मतलब गुजरात स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट नहीं होता है। स्टेट मतलब मान लो पूरा अपना देश। तो देश का अपना खुद का कोई रिलीजन होता नहीं है, सरकार का अपना खुद का कोई रिलीजन होता नहीं है, लेकिन वो सारे रिलीजन को कैसे ट्रीट करती है? इक्वल ट्रीट करती है। द सिटीजन्स आर फ्री टू फॉलो देयर ओन रिलीजन। तो भाई इस देश के वासी फ्री हैं, वो जो चाहे रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और जो सरकार है, जो देश है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, मतलब भेदभाव नहीं कर सकती इस बेस पे कि यार तुम इस धर्म को मानते हो या इस धर्म को मानते हो। तो सेक्युलर मतलब क्या है कि जो स्टेट है उसका खुद का कोई धर्म नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन वो सारे रिलीजन को कैसे ट्रीट करती है? इक्वल ट्रीट करेगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है पीपल्स रूल। ऐसा देश जहाँ पे अल्टीमेट राज किसका होता है? लोगों का होता है। तो ऐसा देश जहाँ पे राज किसका है? लोगों का। रूल किसका चलता है? लोगों का। उसे हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री। कैसे? क्या तुम कह सकते हो कि भारत में तुम्हारा राज चल रहा है या तुम्हारे पास पावर है? अल्टीमेट राज तो नहीं कह सकते हो, अल्टीमेट पावर। तो क्या? देखो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम इंडिया का प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, तो इंडिया कैसी कंट्री है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। और मैं बोल रहा हूँ डेमोक्रेटिक कंट्री में अल्टीमेट पावर किसके पास होता है? पीपल के पास, लोगों के पास। क्या तुम्हारे पास कोई पावर है क्या इस देश को चलाने के लिए? जो अल्टीमेट पावर है तुम्हारे पास है?
तो बिल्कुल है, लेकिन कैसे? देखो, हमारे पास पावर आती है वोटिंग के ज़रिए, वोट के ज़रिए। हम क्या करते हैं, हम वोटिंग में किसी एक पार्टी को जिता देते हैं और फिर वो पार्टी या वो ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, उसके बाद हमारे बिहाफ पे वो लोग रूल्स बनाते हैं। मान लो अगर हमें लगा कि यार ये लोग ना अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो हम उनको अगले इलेक्शन वापस क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं। तो अल्टीमेट राज इस देश में किसका हो गया, हम लोगों का हो गया। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक मतलब ऐसा देश जहाँ पे अल्टीमेट पावर किसके पास होता है, वो होता है उस देश के लोगों के पास। ठीक है, डेमोक्रेसी समझ में आया, डेमोक्रेटिक। और आखिरी वर्ड है इसमें रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब कि कितने भी जो भी ऑफिसेस हैं, चाहे वो सबसे टॉप वाला ऑफिस हो, मेरे बोलने का मतलब है कि मान लो सबसे टॉप वाला जो पोजीशन वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही ऑफिस क्यों ना हो, लेकिन उसमें कोई हेरिडेटरी राइट से नहीं जाएगा। हेरिडेटरी राइट्स मतलब जैसे मान लो किसी के पापा प्रेसिडेंट है, अब उसका बेटा प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसका बेटा ही बनेगा, वो ज़माना चला गया। अब रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जो हेड ऑफ स्टेट है, जो सबसे फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया है, जो प्रेसिडेंट है, उस सीट के लिए भी क्या होगा, इलेक्शन कराया जाएगा। तो रिपब्लिक को एक बार रीड करते हैं तो और समझ आएगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की मतलब ऐसा देश जहाँ पे बाप राजा है तो फिर उसका बेटा राजा बनेगा। तो क्या लिखा है, एज अपोज टू मोनार्की। तो मोनार्की में क्या होता है, इन विच हेड ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड ऑन द हेरिडेटरी बेसिस। तो मोनार्की जहाँ होती है ना, जहाँ पे राजाओं का राज होता है, वहाँ पे क्या होता है कि पहले बाप राजा है फिर उसका बेटा राजा बन जाएगा। लेकिन एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो हेड ऑफ स्टेट है वो भी क्या रहेगा, इलेक्टेड। जो इस देश का हेड है उसके लिए भी क्या होगा, इलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि पप्पा है तो उसका बेटा भी बन जाएगा, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ एलिजिबल टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस देश का हर नागरिक प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या है, एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि किसी का पप्पा अमीर है सिर्फ वही बन सकता है, ऐसा नहीं है। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट समझे। जो मैंने पहले ही बताया कि हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो 4 पॉइंट समझेंगे। एक क्या समझेंगे, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहाँ से पावर मिला कि भाई संविधान बनाया जाए, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। और दूसरा हमने पढ़ा कि हमारा देश कैसा रहेगा, हमारे देश का नेचर कैसा रहेगा, तो वो भी हमने पढ़ लिया नेचर। ये देखो क्या क्या नेचर में हमने देखा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोवरेन मतलब अब हम किसी के दबाव में नहीं हैं, हम अपने हिसाब से फ्रीली डिसीजन ले सकते हैं। सोशलिस्ट मतलब कि हम जो मिक्स्ड है, हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी, कि हमारे यहाँ पे सरकारी भी रहेगा चीज़ें और प्राइवेट भी रहेंगी। सेक्युलर मतलब स्टेट का अपना कोई रिलीजन होता नहीं है और वो सारे रिलीजन को इक्वल ट्रीट करता है। डेमोक्रेटिक मतलब अल्टीमेट पावर किसके पास है, अल्टीमेट पावर है लोगों के पास। कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, वोट के ज़रिए। और रिपब्लिक मतलब जो इस स्टेट का हेड भी होगा उसके लिए भी क्या कराया जाएगा, इलेक्शन होगा। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव, है ना। 2 बाकी था, देखो सोर्स हो गया, नेचर हो गया, अब क्या बाकी है, ऑब्जेक्टिव और डेट ऑफ अडॉप्शन। तो डेट ऑफ अडॉप्शन तो बड़ा इजी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949, तो वो है डेट ऑफ अडॉप्शन। पर जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बचा है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स कर लेंगे, जो कि क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और साथ साथ में कुछ केस को भी डिस्कस करेंगे जो कि प्रीएम्बल को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।